बिल्कुल खत्म करेंगे आज तो खत्म करेंगे। पेज नंबर 78 पे आ जाइए। 78 पे जी 78 खत्म होता है। अच्छा सॉरी, मतलब कि मैंने अपना स्लाइड बता दिया गलती से। 70 तो मैंने कल आपको बताया था कि जब भी कोई मेटल या नॉन मेटल वाटर और एयर से रिएक्ट करती है तो क्या होता है। आज हम बता रहे हैं कि अगर एसिड से रिएक्ट करेगी तो क्या होगा। कोई भी मेटल, मोस्ट ऑफ द मेटल रिएक्ट विद डिल्यूट एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। कोई भी मेटल, मोस्टली मतलब कि कोई भी नहीं, ठीक है ना, अधिकतर मेटल अगर एसिड के साथ, माने घुली हुई एसिड के साथ, डिल्यूट घुली हुई एसिड के साथ अगर रिएक्ट करती है तो केमिकल रिएक्शन के बाद सॉल्ट और सॉल्ट मिलता है और हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होती है। जैसे देखते हैं, ओनली द लेस रिएक्टिव मेटल लाइक कॉपर, सिल्वर, गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद डिल्यूट एसिड। चांदी, सोना और तांबा, सिल्वर, कॉपर और गोल्ड, ये बहुत लेस रिएक्टिव है, इसलिए ये क्या कहते हैं, किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करके कोई सॉल्ट या हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करते। अगर बात करें जो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, यानी सबके पास अपनी बुक है ना, तो काहे बकवास कर रहे हो, मत बूझ। मैग्नीशियम मेटल रिएक्ट विद dilute हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म मैग्नीशियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अगर मैग्नीशियम को अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिक्विड फॉर्म में होती है, अगर मैग्नीशियम का टुकड़ा लेके आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाल देते हो तो क्या होगा, एक तो मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाएगा और दूसरा हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होगी। द लेस रिएक्टिव मेटल लाइक कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद dilute एसिड्स। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड हाइड्रोजन से मिलता है। हाँ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बेटा, उसमें हाइड्रोजन गैस होगी, क्लोरीन गैस होगी, ये दोनों के रिएक्शन से हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। वो तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। The copper, silver and gold do not produce hydrogen gas with dilute acid. इसका कहने का मतलब ये हुआ क्योंकि कॉपर, सिल्वर और गोल्ड कितने टोटल मेटल्स होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, मतलब जो नेचुरली अकर्ड होते हैं। कौन से मेटल्स कितने होते हैं? 70। ठीक है, 70 मेटल्स ऐसे मेटल होते हैं एलिमेंट में से, 92 एलिमेंट में से 70 मेटल और 22 क्या होंगे, नॉन मेटल। तो 70 मेटल में से 3 जो मेटल हैं जो सबसे लेस रिएक्टिव होते हैं, मतलब कि वो ज्यादा रिएक्ट नहीं करते किसी चीज से, तो वो कौन से हैं, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। रिएक्शन में लिस्ट में सबसे नीचे, 9th क्लास में जाएंगे ना, ये पूरा लिस्ट होता है आपके पास, मिलेगा आपको। तो ये सबसे कम रिएक्टिव होते हैं, इस कारण से जब भी अगर आप इसको किसी भी एसिड के साथ अगर कांटेक्ट में लेके आते हो या घुले हुए एसिड में डाल दो तो इससे कोई हाइड्रोजन गैस बाहर नहीं निकलती। लेकिन जो भी ज्यादा रिएक्टिव होता है, जैसे पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ठीक है ना, सोडियम हो गया, तो इन सबों को जैसे ही आप अगर एसिड में डालोगे तो उससे हाइड्रोजन गैस निकलेगी। और हिस की आवाज जो आती है, मैंने कल बताया था आप लोगों को, वो ठंडा उंडा नहीं पीते तो खोलते तो कैसे आवाज आती है गैस निकलने की। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए सर जिसकी ये होती है वेस्ट प्रेशर से निकलती है, मतलब ये फुल्ली क्रिएटिव प्रेशर बनता रहता है। मैं समझ गया आपकी बात को। जैसे उसमें क्या होता है ना कि अगर वो जैसे टाइटली बंद है, जैसे बोतल आती है आपकी, सील एकदम बिल्कुल बंद है उसकी, तो उसमें इतना प्रेशर जनरेट नहीं होता कि उस बोतल को फाड़ के निकल सके, समझ रहे ना। लेकिन वही है कि अगर आपने एक बार है ना कोको कोला को इस तरह हिला दिया आपने और फिर खोला ना, तो फिर पूरा घर है ना कोको कोला हो जाएगा। तो इस तरह नहीं करते, तो प्रेशर से आ सकता है। जैसे उसी तरह शैंपेन की बोतल होती है, खोलने से पहले ऐसे हिलाते हैं, खोलने के बाद भी फवारे जैसा निकलता है। बेटे पढ़ाते पढ़ाते तो सब चीज का एक्सपीरियंस करना ही पड़ता है, चाहे आप यूज की थ्योरी में तो सब चीज का एक्सपीरियंस है। The reaction of metal with acids have some important implication in our daily life. हम अपने डेली लाइफ में देख सकते हैं, जैसे कि
फूड स्टफ लाइक सिट्रस फ्रूट जूसेस, जैसे ऑरेंज या का जो जूस होता है, पिकल्स, चटनी जो बनाते हैं, कर्ड जो बनाते हैं, कंटेन एसिड। जो चीज भी खट्टी होती है वो मतलब कि एसिड ही है। व्हेन फूड स्टफ कंटेनिंग एसिड आर केप्ट इन आयरन, एल्युमिनियम और कॉपर कंटेनर, द एसिड्स प्रेजेंट इन देम react with the metal of the container slowly to form toxic salt or poisonous salt। अगर आप किसी भी एसिड को, आपने देखा होगा कभी भी अचार, ठीक है, अचार हो गया, कोई चटनी हो गई, ठीक है, या क्या करते हैं इसको, माने कोई जूस, लोहे के, तांबे के या एल्युमिनियम के इस तरह के बर्तनों में हम लोग नहीं रखते, ठीक है। मैं आपको बताता हूं इसका एक चीज और, हम लोग घर में जो भी बर्तन यूज करते हैं, जितने भी बर्तन यूज करते हैं, मोस्टली वो स्टील का होता है, क्योंकि स्टील के साथ जूस हो गया, कुछ भी खाना खाओ, वो रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि उसमें कोई भी तरह का मेटल, वो जो स्टेनलेस स्टील की जो कोटिंग की जाती है वो रिएक्शन को बचाती है, क्योंकि उसके पीछे जो आयरन है वो उसके साथ रिएक्ट नहीं होने, जस्ट लाइक अ पेंट कॉन्सेप्ट, जो पेंट कर देते हैं। अगर माने स्टील बनाया ही जाता है जैसे, ठीक है ना। अब देखो मैं आपको बता रहा हूं, जैसे अगर मान लो कि लोहे की कढ़ाई होती है किसी किसी घर, मेरे घर में भी है, अगर आप उसमें सब्जी बना दो ना, या कोई चटनी बना के रख दो, बना के निकाल लिया कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन अगर आपने उसे बना करके स्टोर करके इसी तरह ढक के छोड़ दिया, तो पूरा का पूरा है ना सब्जी ब्लैकिश कलर की हो जाएगी, और उसका एक है ना वो जंग लगा हुआ आयरन का टेस्ट भी आएगा आपको, उसे रिएक्ट कर जाता है वो, जो कि अच्छा नहीं है। और याद रखिएगा कि कॉपर में तो बिल्कुल भी जूस अचार स्टोर करके रखना ही नहीं चाहिए, नहीं तो उसमें और भी पॉइजनस बन जाता है, कुछ चीजें और भी जहरीली हो जाती है। तो हम लोगों को कभी भी, जैसे जितने भी अचार रखते हैं, आपको पता है जो कांच का वो जो बोतल आता है या डब्बा जार जो आता है, और नहीं तो सबसे अच्छा तो कांच है, और नहीं तो प्लास्टिक के बोतल से डब्बे आते हैं उसमें भी रख सकते हैं, लेकिन कोई भी मेटल में नहीं रखते, स्टील में भी रख सकते हैं। And these toxic salts can make us sick and damage our health. So iron, aluminium and copper container, आयरन, एल्युमिनियम और कॉपर, तीन बर्तन याद रखिएगा। इसमें कभी भी हम लोग किसी भी ऐसे खाने को नहीं रखते जिसका टेस्ट खट्टा हो, मतलब कि जिसमें एसिड हो। अगर एसिड वाली चीजों को आप उसमें रखेंगे तो आपको प्रॉब्लम, कोई जरूरी नहीं कि मर ही जाए, लेकिन हो सकता है कि आपके सेहत पे असर पड़ सकता है उससे। देखिए नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद डिल्यूट एसिड। मैंने आपको बताया कि मेटल जो होता है, जो लेस रिएक्टिव होते हैं वे तो ज्यादा उसको प्रॉब्लम नहीं होता एसिड से, लेकिन जो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं उनको प्रॉब्लम होता है, वो रिएक्ट करके एक सॉल्ट बना लेते हैं और साथ साथ हाइड्रोजन गैस निकलती। लेकिन अगर नॉन मेटल को आप एसिड में डालते हैं तो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता, नॉन मेटल पे एसिड का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद dilute acid to form salt and hydrogen gas. For example, if we take some sulfur powder or charcoal powder in a test tube and add dilute hydrochloric acid, then no reaction take place or take place even on heating. आप गर्म भी करोगे या ऐसे भी रख दोगे तो उससे कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। क्लियर है? और किसी भी तरह की हाइड्रोजन गैस भी रिलीज नहीं होगी। रिएक्शन विद बेसिस, तो अब आपको वाटर, ऑक्सीजन और एसिड का पता चल गया शुभम। अब हम लोग बात करते हैं बेस का। हाँ वाटर के साथ तो रिएक्ट करती है वो तो, नहीं ऑक्सीजन नहीं करता, नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन में कुछ ऐसा वो तो पहले पढ़ा है ना आप लोगों को। चलिए ठीक है, देख लेते हैं, अगर आप लोग भूल गए तो, मैं भी याद नहीं आ रहा मेरे को, फिर से एक बार देख, बस एक एक एग्जांपल देंगे, पूरा नहीं पढ़ा। ऑक्सीजन के साथ मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड, ठीक है। और दूसरा क्या है, नॉन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म नॉन मेटल ऑक्साइड होता है। मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और नॉन मेटल भी करेगा, मेटल मेटल ऑक्साइड बनेगा और नॉन मेटल नॉन मेटल ऑक्साइड बनेगा। पहली बात, वाटर की अगर देखें तो
ऑक्सीजन के साथ भी करते हैं जी, ऑक्सीजन के साथ दोनों रिएक्ट करते हैं। वाटर की बात कर लें, आपने बोला था एक के साथ नहीं, मैंने जो बताया था वो सही बताया होगा, अभी आगे के कॉन्सेप्ट में नहीं, एसिड का मैंने बताया ना अभी आपको, मैंने तो पहले ऑक्सीजन और वाटर बताया था आप लोग को। क्या अगर थ्योरम में नहीं लिखेंगे तो आपको मास्टर आपका नंबर कम देगा, इस बार है ना बेटा, टेक्निकल करना है। रिएक्शन विद वाटर, अगर मान लीजिए कि वाटर के साथ कोई मेटल रिएक्ट करता है तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, और अगर नॉन मेटल के साथ रिएक्ट होता है तो क्या होगा, नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। मैंने बोला ना, नॉन मेटल वाटर के साथ कोई रिएक्ट नहीं करती। ठीक है, आगे देखिए। नहीं, नॉन मेटल एसिड के साथ, हाँ, एसिड के साथ भी नहीं करती और वाटर के साथ भी नहीं करती। नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, बेटा ठीक तो है। 69 के सबसे नीचे आइए, 69 पेज के सबसे नीचे सेकंड पॉइंट देखो, आप क्या लिखा है, तो वहां मेटल होगा ना। When a metal react with water, तो बेटा मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है, तो बता ही रहा हूं मैं, लेकिन नॉन मेटल नहीं रिएक्ट। अरे यहाँ पे भी देख लो, क्या लिखा है बोलो, तुम बताओ। 68 नंबर पेज पे देख लो, सेकंड वाला, तो बेटा वो ऑक्सीजन है ना, ऊपर नीचे वाला वाटर भी तो है, देख लो। एक सेकंड, पहले रिएक्शन विद ऑक्सीजन 66 पेज पे आ जाइए आप लोग। पहले रिएक्शन विद ऑक्सीजन, तो मेटल रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड बनाता है, नॉन मेटल जब रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, नॉन मेटल ऑक्साइड। ठीक है ना, ओके। आगे देखिए, अब 69 पेज जो है आपका, 68 सॉरी, उसमें कह रहा है कि when sulfur burns in air it combines with the oxygen of air to form sulfur dioxide। ये जब सल्फर के साथ ऑक्सीजन को मिक्स करते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है, जो कि एक नॉन मेटल है। सल्फर डाइऑक्साइड को डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन। ठीक है, जब सल्फर डाइऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं, मतलब कि देखो यहां पर सल्फर, यहां पर ये मेटल नॉन मेटल नहीं है, सल्फर डाइऑक्साइड इज नॉट अ नॉन मेटल, इट्स अ नॉन मेटलिक ऑक्साइड। समझ में आ रही बात आपको, सल्फर मेटल था, वाटर से रिएक्ट नहीं किया, लेकिन जब वो सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, मतलब कि नॉन मेटल ऑक्साइड हो गया, तब वाटर से रिएक्ट कर सकता। अब क्लियर है, चलो बेटा आगे देखते हैं। वो खाना खा रही है, पूरे हिंदुस्तान का राशन चल रही है वो। रिएक्शन विद बेसिस देखते हैं, जब भी कोई मेटल बेस के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, 71 पे आ जाएंगे, 0.4, तो वो सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। लेकिन जब अगर हम किसी नॉन मेटल के साथ रिएक्ट कराएंगे, नॉन मेटल के साथ रिएक्ट कराएंगे तो वो रिएक्ट नहीं करेगा। एक सेकंड, एक सेकंड रुक जा बेटे, मेरे पास 2 बार है ना रिपीट हो गया वो स्लाइड। हाँ बिल्कुल, some non-metal react with bases like sodium hydroxide but no hydrogen gas is produced। some non-metal जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है बेस से, लेकिन इसमें दिक्कत यह है कि सॉल्ट तो बना लेता है लेकिन हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होती है।
द रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद बेसिस आर कॉम्प्लेक्स, ठीक है, और नॉन मेटल के साथ किसी भी बेस का जो रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, कॉम्प्लेक्स है, हम लोग आगे क्लास से पढ़ना है, अभी नहीं देखेंगे इसको। अब ये मैंने बोला था ना रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, यहां देखिए अगले पेज पे आपको दे रखा है एक चार्ट। मोस्ट रिएक्टिव मेटल और लीस्ट रिएक्टिव मेटल दिख रहा है ना आपको? सबसे अधिक पोटेशियम होता है, उसके बाद सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इसके बाद घटते जाता है, और सबसे कम रिएक्टिव होता है गोल्ड, सिल्वर, कॉपर। नीचे से ऊपर जाएंगे तो बढ़ता जाएगा, ऊपर से नीचे आएंगे तो घटता जाएगा। क्लियर है? हाँ, इसको जरूर अपने नोट से मेंशन करिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। तो आप क्लियर हो गया, पोटेशियम सबसे रिएक्टिव है, गोल्ड सबसे कम रिएक्टिव है। ओके, याद रखिएगा इस बात को। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिर से बोलिए। तो बेटा पोटेशियम अपना रिएक्ट, पोटेशियम बेटा कैसे मिक्स कर सकते हैं आप, क्योंकि पोटेशियम है ना, क्या है वो, मेटल है, और कोई भी चीज किसे मिक्स हो, लिक्विड में ही डिलीट होगी ना, ठीक है। तो चलिए ठीक है, आप लिक्विड ना भी करो, मैं पिघलाने की बात कर रहे हो, ठीक है, मेरी बात सुनिए। तो दिक्कत क्या है ना कि वो कभी भी आप कितना भी पिघला लो, कुछ भी करो, ठीक है। जो गोल्ड है ना सबसे अधिक हैवी भी होता है, जैसे कि ये एक दूसरे में मिलेंगे नहीं। जैसे मैं आपको समझाता हूं, आपने एल्युमिनियम पिघला लिया और लोहा पिघला लिया, पहले उसका एग्जांपल लेते हैं। तो दोनों एक दूसरे पे पिघला के कोटिंग कर सकते हैं। जैसे आपको एलॉय कहा जाता है, एलॉय का मतलब है दो मेटल को लेते हैं और इतनी मात्रा में मिक्स करते हैं कि अच्छे से कंबाइंड हो पाए। लेकिन गोल्ड इतना लेस रिएक्टिव है कि इसको किसी के साथ मिलाना बड़ा मुश्किल है। कॉपर के साथ मिल जाता है, क्योंकि कॉपर भी लेस रिएक्टिव है और ये भी लेस रिएक्टिव है। तो इसके साथ बेटा जब भी मिलेगा तो चांदी मिल जाएगा, कॉपर मिल जाएगा, ये इसके आसपास का चीज मिलेगा। वो बहुत कम ज्यादा रिएक्टिव है तो वो इसके साथ नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है ना। अलग अलग दिखेंगे वो जी, गोल्ड अलग दिखेगा, इसीलिए मैं आपको बताता हूं। हाँ, अब मिक्स, मैं आपको जैसे समझाता हूं बेटे, आप तेल और पानी को कितना भी घोलो नहीं मिल सकते ना, डेंसिटी भी मैटर करता है, एक बात। दूसरी बात, शांति, शांति के दुश्मन काम करो। ओ, उसका मुंह देख के सोच रहा है, ग्लोब है वो। चलिए, उसके बाद एक है फिफ्थ पॉइंट में, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। अभी आप लोग 10th क्लास में जाएंगे तो जितने भी तरह के केमिकल रिएक्शन है सब पढ़ना है, दीदी लोग को पढ़ाया मैंने। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। देखिए, जो ज्यादा, जैसे आपके क्वेश्चन का ही जवाब है, सरदाफी के क्वेश्चन का जवाब है, उसके बीच में अगर आप मिलाते हो तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। मतलब कि जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल होता है वो कम रिएक्टिव मेटल को सॉल्ट में अलग अलग कर देगा, ठीक है ना, सॉल्ट सॉल्यूशन में। मैं आपको समझा रहा हूं, इसका मतलब है एक मोर रिएक्टिव मेटल जैसे कि पोटेशियम, अभी क्या था, मैग्नीशियम था ना, मैग्नीशियम, इज प्लेस्ड इन द सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ अ लेस रिएक्टिव मेटल। अभी मैं बोलो सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सा है, ठीक है। तो पोटेशियम, आप क्या करो कि लेस रिएक्टिव मेटल, जैसे आपने कहा ना कि घोल बना लेंगे, तो सोने को पिघला करके उसका घोल बना लो और उसमें पोटेशियम डाल दो, ठीक है। तो क्या होगा कि ये ज्यादा रिएक्टिव है तो इसको अलग कर देगा, मतलब कि सोने का लिक्विड अलग रहेगा, ये अलग तैरता रहेगा, उसके साथ मिक्सअप नहीं होगा। जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल होते हैं, पिघला दो तो कोई बात नहीं, फिर भी वो लिक्विड अलग अलग ही दिखेगा आपको, या तो गोल्ड ऊपर आ जाएगा, नहीं तो ये पोटेशियम ऊपर आ जाएगा, लेयर अलग अलग दिखेगी आपको। मैं आपको और अच्छे समझाता हूं, जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल होता है ना वो कम रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है, इसी को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अगर आप पोटेशियम को और सिल्वर की बात करो, ये गोल्ड की, तो उसको डिस्प्लेस कर देगा। जो कम रिएक्टिव मेटल होता है उसको हटा देगा, अलग कर देगा, ठीक है। कम रिएक्टिव कौन है? गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, उनको अलग कर देगा। जैसे अगर यहाँ पे हम सिल्वर और गोल्ड भी डाल दें तो पता थोड़ा चलेगा कि सिल्वर करेगा अलग। बेटे
पता नहीं रहेगा तो आप रिएक्शन कैसे कराएंगे? मतलब कोई चोरी थोड़ी करना है, मेरी बात समझिए। आपके क्वेश्चन को समझ गया, मैं उसी का जवाब दूंगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर है बेटा कॉपर सल्फेट की बात करें, कॉपर लेस रिएक्टिव है ना, जो लेस रिएक्टिव होता है उसका घोल बना लिया हमने, ठीक है, कॉपर सल्फेट का घोल बना लिया। अब उसमें आयरन का अगर टुकड़ा डालेंगे तो क्या होगा? आयरन सल्फेट बन जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। मतलब मैं आपको समझाता हूं क्या, सॉरी, पहले दो चीजें इसमें क्लियर होंगी। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का पहला पॉइंट है, अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है। दूसरा पॉइंट है रिएक्शन ऑफ आयरन मेटल विद कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। आपको पता है जो कॉपर है वो क्या है? कम रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव, और जो आयरन है मोर रिएक्टिव है। तो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में अगर आप आयरन डालोगे तो क्या होगा? देखिए, जो कम रिएक्टिव होगा, क्या होगा? जो कम रिएक्टिव होगा वो ज्यादा रिएक्टिव के साथ जाकर के उसके साथ एक तरह का क्या कहते हैं, आयन बना लेगा, आयन। लेकिन जैसे मैं आपको बता रहा हूं, कॉपर सल्फेट को आयरन के साथ आप जोड़ दो, कॉपर सल्फेट का घोल बना करके आपने आयरन डाल दिया, होगा क्या? एक आयरन सल्फेट बन जाएगा, आयरन सल्फेट बन जाएगा। और जो कॉपर है ना लेस रिएक्टिव है वो डिस्प्लेस हो गया तो वो अलग हो जाएगा, हट जाएगा। दिख रहा है ना आपको? जो लेस रिएक्टिव होगा उसको मोर रिएक्टिव डिस्प्लेस कर देगा, मतलब बिल्कुल ओपन अलग कर देगा, आपको दिखेगा कि ये कॉपर है। जी नहीं, गोल्ड सल्फेट है सर। कॉपर सल्फेट क्या होता है, जब आप सल्फर के साथ कॉपर को मिक्स करते हो तो अच्छी तरह से वो कंबाइंड होके एक सॉल्यूशन बना लेते हैं, ठीक है ना। तो जब भी हम कोई भी केमिकल रिएक्शन करते हैं तो कॉपर सल्फेट बना लेते हैं, क्योंकि उसका घोल तैयार हो सकता। देखिए बेटा, सब मेटल का आप घोल तैयार नहीं कर सकते, आयरन का आप घोल नहीं बना सकते, जो लेस रिएक्टिव होते हैं उसी का हम घोल बना सकते हैं, बना सकते हैं। कौन उतना महंगा लेकर के आएगा गोल्ड? ये भी तो है ना, गोल्ड इतना प्रेशियस मेटल है कि हम लोग उसको लेबोरेटरी में या केमिकल रिएक्शन में यूज करना ही नहीं चाहेंगे, इसलिए कॉपर यूज करते हैं। किसने कहा तुमको? कभी सुना है कि गोल्ड किसी लेबोरेटरी में वो कंपेयर करेंगे, घोलेंगे? कौन घोलेगा भाई? किसको इतना सस्ता लग रहा है? लेबोरेटरी में नहीं करते। सिंपल सा इसमें कॉमन सेंस है कि गोल्ड प्रेशियस मेटल होता है, हम बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम कॉपर को यूज करते हैं, सिल्वर भी यूज नहीं करते। सिल्वर गोल्ड ज्यादा प्रेशियस, इसीलिए बस सिंपल सी बात है। देखिए यहां अगर आप जो भी लेस रिएक्टिव होता है, ठीक है, जितने भी लेस रिएक्टिव होंगे, कभी आप दो चीजों को कंपेयर करो, किसी के किसके साथ नहीं। अगर पोटेशियम और सोडियम को भी करेंगे ना तो सोडियम को हटा देगा, अलग कर देगा, क्योंकि पोटेशियम ज्यादा रिएक्टिव है, सोडियम उससे कम है, तो सोडियम अलग हो गया और पोटेशियम उसके साथ अलग अलग दिखेगा। बात समझ में आ रही है? जो भी दो चीज को कंपेयर करें, एक चीज ज्यादा रिएक्टिव होगी तो दूसरी कम, ये तो सिंपल सा बात है। तो ज्यादा रिएक्टिव होगा, कम रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा, अलग कर देगा, वो सिंपल अलग आपको दिखेगा। चलिए, खोपड़ी गर्म हो गई है। चलो पांडे, एक बार अच्छी नौकरी में लग जा, गोल्ड सिल्वर का भी रिएक्शन करा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। रिएक्शन करने वाले को एक सोने की है, चांदी की है ना, ईंट दे देना, ब्रिक। 1.5 लाख रुपए महीने, हो। फिर तेरे को लगता है मैं ये टूटी हुई साइकिल पे घूमता, पंचर भी ना बनवाता? पंचर भी नहीं बनवा रहा मैं उसका। भाई यूट्यूब वाले सुनना मत ये बात। ओ 1 लाख आ रहे होंगे। बस बेटा पेट चल रहा है, मोटा मोटा 2 पेट, यही काफी है। देखिए, लेस
reactive metal cannot displace a more reactive metal from its salt solution. देखो बेटा, एक क्वेश्चन आपके दिमाग में ये भी आएगा कि तो अगर हमने आयरन सल्फेट, जैसे कि लेस रिएक्टिव, कॉपर और आयरन में ज्यादा रिएक्टिव कौन है? जी, समझ में आ रहा है? आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर कम। तो कभी भी जो हम सॉल्यूशन बनाएंगे, याद रखिएगा यहाँ पे सॉल्ट सॉल्यूशन, a less reactive metal cannot displace a more reactive metal from its salt solution. For example, if we place a strip of copper metal in iron sulfate solution for some time, then non displacement reaction take place. जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, अगर उसका सॉल्यूशन आप बनाते हो, आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, अगर आप उसका सॉल्यूशन बनाएंगे और उसमें लेस रिएक्टिव वाला, मतलब कि अगर कॉपर का टुकड़ा डाल देंगे तो कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, जैसे का तैसा ही दिखेगा। ठीक है, इसलिए हम लोग हमेशा जो लेस रिएक्टिव मेटल होता है उसी का सॉल्ट सॉल्यूशन बनाते हैं। मतलब कि हमने कॉपर को इसीलिए कॉपर का घोल बनाया, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में ही सारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन चेक करते हैं, क्योंकि लेस रिएक्टिव होता है और आयरन और गोल्ड से सस्ता भी होता है। क्लियर है? इसलिए आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, ये सब हम लोग यूज नहीं करते। ठीक है, देखो वहां देख भी रहा है, जिंक डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर, नहीं ये दूसरा चीज है। हाँ आगे बढ़ेंगे। इन दिस, अगर कॉपर सल्फेट में आप जिंक डालते हो, ठीक है, तो जिंक सल्फेट बनेगा और कॉपर अलग हो जाएगी। ठीक है, वही बात करिए। हाँ बेटा बिल्कुल आ रहा है। कंपैरिजन बिटवीन केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, ये आएगा पेपर में। एक मेटल और एक नॉन मेटल की हमने फिजिकल प्रॉपर्टी पहले देखी थी, डिफरेंशिएट किया था। अब केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? मेटल फॉर्म बेसिक ऑक्साइड, नॉन मेटल फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड। ठीक है, नॉन मेटल एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं जबकि मेटल बेसिक ऑक्साइड बनाता है। मेटल्स रिएक्ट विद वाटर, नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, सिंपल। लेकिन याद रखिएगा मेटल में भी एक्सेप्ट कॉपर, सिल्वर, गोल्ड विच डू नॉट रिएक्ट विद वाटर और स्टीम। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड ऐसे 3 मेटल हैं जो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, नहीं तो और बहुत सारे करते हैं। और सारे करते हैं, बहुत कम। हाँ जी, और सारे करते हैं। हाँ सारे करते हैं। अब बहुत कम करता है ना, आपने कहा अनरिएक्टिव। इसमें तो इसी तरह डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, मतलब कि जैसे, हाँ चलो ठीक है मैं आपको बता देता हूँ, अच्छी बात है। आप अगर कॉपर को, ठीक है ना, लाखों साल तक भी अगर पानी में डाल के रख दोगे तो उस पे रिएक्शन का मतलब एक चीज याद रखिएगा, इरोजन बिल्कुल भी नहीं होगा। जैसे अगर लोहे को पानी में डाल देंगे तो जंग में खत्म हो जाएगा, ठीक है, लेकिन गोल्ड, सिल्वर और कॉपर को डालेंगे तो बेशक मैं आपको समझ रहा हूं जो ग्रीनिश कलर चढ़ जाती है वो तो आ जाएगा, लेकिन खत्म नहीं होगा, कॉपर खत्म नहीं होगा, गलेगा नहीं पानी, इसलिए इसको ऐसा कहा। तो बेटा वैसे अगर आप सिल्वर को देखेंगे, ठीक है ना, चांदी को, तो चांदी को भी हमेशा अगर पानी के साथ एक किसी चीज के ओपनली अगर हम रख दें तो ठीक है मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ केमिकल रिएक्शन का मतलब ये भी होगा कि उसमें इरोजन होना चाहिए, ठीक है ना। अगर आप चांदी को, गोल्ड को और कॉपर को, तीनों को पानी में रखेंगे तो देखो गोल्ड भी एक समय के बाद, तो देखो गोल्ड पर तो कोई असर नहीं होना है। गोल्ड में जो कॉपर होता है उसके ऊपर मतलब थोड़ी काई सी जम जाती है, थोड़ा उसका जो ब्राइटनेस होता है सोने का वो कम हो जाएगा बहुत दिनों के बाद। लेकिन चांदी क्या है, आपने अगर सिल्वर का देखा होगा, जैसे गर्ल्स पाजेब पहनती है, लेडीज लोग भी, तो वो बिल्कुल है ना, जिसे खरीद के लाओगे तो बहुत शाइनिंग होगी और धीरे धीरे वो थोड़ा ब्लैकिश सा होने लगता है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो केमिकल रिएक्शन कर रहा है, बस ये समझ लीजिए कि वो दूसरी चीज उस पे आकर के कांटेक्ट में आ जाते हैं, लेकिन इरोजन नहीं हो रहा। मतलब आप कितने भी दिन किसी भी तरह रखो, ठीक है, चांदी कभी घटेगी नहीं आपकी, या सोना या ये जो कॉपर है वो इरोजन नहीं होगा, जैसे कि सोना, ये लोहा गल जाता है ना, वो उसके साथ ऐसा कुछ।
एक बात पूछनी थी। बोलिए। जिसकी कॉटन कैंडी होती है जी, चीनी से बनती है। कॉटन कैंडी हाँ वो क्या होता है बेटा? अरे बुढ़िया के अच्छा हाँ, बुढ़िया के बाल, अच्छा ठीक है। हाँ जो कॉटन कैंडी होती है मतलब वो बनते तो चीनी से ही है। हाँ। पर चीनी अगर बाहर रखी हो तो पिघलती नहीं है, लेकिन वो आते ही बिल्कुल पिघल लगी जाती है। और तो क्या नहीं पता मेरे को, पता नहीं। कॉटन कैंडी जो जैसे शुगर है ना उसके साथ कुछ रिएक्ट कराते होंगे या कुछ नहीं रिएक्ट करवाते सर, सीधा शुगर डालते हैं कलरफुल सर। शुगर डाल के है ना उसके नीचे है ना आग होती है, उससे घुमा के है ना वो पिघल जाती है और तब बनती है। हाँ तो रिएक्शन नहीं हुआ ना कोई। जरूर होता है, मैं देख के बताऊंगा। अभी हम एलिजिबल नहीं उसको बताने के, हमें पता ही नहीं तो कैसे कुछ भी बोल दे, हम देख के बता देंगे आपको, ठीक है? चलिए, यूज ऑफ मेटल क्या है आप लोगों को तो पता ही है, नहीं तो लोहे से सर पे मार के देखिए। नॉन मेटल का जहां जहां यूज है आप देख लीजिएगा।